तो स्टूडेंट, टुडे वी कैन डिस्कस एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षणिक मानसशास्त्र के बारे में आप जानकारी लेंगे। इसमें जो प्रोसेस होती है एजुकेशनल यानी कि शिक्षा, और साइकोलॉजी का मतलब है वर्तन का स्टडी। तो वर्तन के स्टडी जिस शैक्षणिक रूप से किया जाता है दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें पढ़ना और पढ़ाना दो मेन प्रोसेस यहाँ होती है, और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये एजुकेशन साइकोलॉजी उपयुक्त है, ये ब्रांच। उसके बाद शैक्षणिक मानसशास्त्र में यानी कि स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास होना, ये मूल्य यहाँ उपयोग में लाया जाता है। सिर्फ एकांगी विकास नहीं होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना, ये सबका केंद्र स्थानीय रखा जाता है। और जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आते उसकी स्टडी करना, उसको सॉल्व करना, ये मेन रोल एजुकेशन साइकोलॉजी का है। उसके बाद अच्छा वातावरण स्टूडेंट को देना, अच्छी हैबिट्स सवय उनको लगाना, ये एजुकेशन साइकोलॉजी का मुख्य ध्येय है स्टडी करने के लिए। उसके बाद उसमें स्कूल में कोई बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको काउंसलिंग करना यानी मार्गदर्शन करना। फॉर एग्जांपल उसके अध्ययन अक्षमता होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, सुनने में प्रॉब्लम, अवधान अच्छी तरह से नहीं दे सकता, उसके लिए उसको मार्गदर्शन करना यानी कि काउंसलिंग करना, ये एजुकेशन साइकोलॉजी की मुख्य यानी कार्य है। इस तरह से इसमें ये बताया है कि स्कोप क्या होता है, किस किस घटक से एजुकेशन साइकोलॉजी का संबंध आ सकता है। पहले बोलिए, यहाँ देखिए विद्यार्थी यानी पुपिल, इससे संबंध आ जाता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर और ये पुपिल, इससे सबसे ज़्यादा संबंध आता है। उसके बाद अध्ययन अनुभव बताया गया है। तो अध्ययन अनुभव हर आदमी का अलग अलग होता है, उसका ये व्याप्ति में यानी कि स्टडी की जाते हैं, संबंध आ जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद दिखाई दिया है अध्ययन प्रोसेस प्रक्रिया। मैंने बताया यहाँ अध्ययन जो प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। आदमी पैदाश से और मरे तक अध्ययन प्रोसेस शुरू रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइकिल सीखना, साइकिल पहले नहीं आती थी, अभी आ रही, उसका मतलब अध्ययन में चेंज हो गया है, मतलब वो जो वर्तन है उसका बदलाव हो गया है। पहले साइकिल नहीं आती थी, अभी आ रही है, उसका मतलब उसको साइकिल आ रही बोले तो अध्ययन हो गया है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल यहाँ दिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन द बिहेवियर, सो दैट इज कॉल्ड लर्निंग। इसके लिए अब उसको अध्ययन प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल दिया है स्विमिंग। पहले स्विमिंग नहीं आती थी, अभी आ रही, इसका मतलब उसमें बिहेवियर में चेंज होता है, उसको अध्ययन किया जाता है। और परमानेंट चेंज होता है, यहाँ एक कायम स्वरूपी का चेंजेस उसमें वर्तन में होता है, उसको अध्ययन प्रोसेस कहते हैं। कोई भी चीज़ सीख ले सिर्फ किताब पढ़ना ये इतना ही अध्ययन कॉपी नहीं है, ये प्रोसेस बहुत बड़ी है। कोई भी चीज़ सीख लेते उसको लर्निंग अध्ययन बोल जाते हैं। तो इसलिए अध्ययन ही जो प्रोसेस है बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है जीवन में। इसके बाद आपको बताया गया है कि एक्टिविटी का क्या करना है स्टूडेंट ने। तो विद्यार्थी के वर्तन के बारे में क्या समस्या है उसके बारे में जानकारी आप एक्टिविटी में कर सकते हैं। दूसरा है टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचर की टीचिंग मेथड कैसी होना चाहिए, उसके बारे में क्या बदलाव होना चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा है इसमें शिक्षक की वर्गत, यानी कि टीचर्स बिहेवियर इन द क्लास। क्लास में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, वर्तणूक होना चाहिए टीचर का, उसके बारे में जानकारी इस एक्टिविटी में अपन दे सकते हैं। इस तरह से एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। इस साइकोलॉजी, तो ये दो अलग अलग वर्ड है, एक है एजुकेशन और दूसरा वर्ड है साइकोलॉजी। पहले एजुकेशन को समझ लेते हैं क्या है। एजुकेशन ये है कि जो कुछ हम अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने लोगों से लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, दैट इज एजुकेशन। जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। जो लर्न कर रहे हैं किसी के एक्शन से, किसी की बातों से, किसी को सुनने से, किसी भी किस्म के काम करने से, किसी की खामोशी से हम कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है
कि किसी इंसान के, किसी ह्यूमन के माइंड, बॉडी को पढ़ना, स्टडी करना कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से सोसाइटी में रहता है, वो किस किस्म का इंसान है, दैट इज साइकोलॉजी। किसी को मेंटली तौर पर जानना, उसके बिहेवियर को समझना, दैट इज साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसे टर्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी इंसान में लर्न करने की एबिलिटीज कितनी है, किसी इंसान के अंदर सीखने की एबिलिटी कितनी है। हम ये देखते हैं कि कोई कितनी तेजी से किसी की बात को जज कर लेता है, कोई कितनी तेजी से किसी की बात को समझ जाता है। हम ये देखते हैं कि कोई मेंटली तौर पर कितना वीक है, हम ये देखते हैं कि कोई मेंटली तौर पर कितना स्ट्रांग है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लोग किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह से नॉलेज गेन करते हैं, किस तरह से सीखते हैं। इस चीज का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम ये देख पाते हैं कि एक स्टूडेंट जो है कितना वीक है पढ़ने में, एक स्टूडेंट जो है इतना ब्रिलियंट है पढ़ने में। अब वो ब्रिलियंट कैसे है, क्या रीजन है कि वो इतना ब्रिलियंट है, क्या रीजन है कि कोई स्टूडेंट इतना वीक है। तो इस टर्म को जानने के लिए जिस साइकोलॉजी को हम यूज करते हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए आप इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसे टर्म जिसमें हम ये सीखते हैं, हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि लोग किस तरह से किसी चीज को सीखते हैं, किस तरह से लोग किसी चीज को जज करते हैं। ओके, नंबर 2, such a student outcome, the instructions process, individual difference in learning and learning disabilities। हम स्टूडेंट्स की आउटकम को जानते हैं, हम देखते हैं कि हर एक इंसान किस तरह से समझता है किसी चीज को, हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे जानते हैं। हम देखते हैं कि कोई अगर अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहा तो उसके अंदर कौन सी कमी है, कौन सी डिसेबिलिटीज है जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पा रहा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की है आजकल के कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है। प्लेयर्स आर यूजिंग बेस्ट टेक्निक एंड बेस्ट ट्रेनिंग मेथड फॉर बेटर रिजल्ट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। बिल्कुल बेस्ट टेक्निक और बेस्ट ट्रेनिंग मेथड का यूज करते हैं। इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर रिजल्ट, फिर भी वे सेटिस्फाइड नहीं होते अपने रिजल्ट से। इस प्रकार जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी का वो रियलाइज किया गया फिजिकल एजुकेशन में उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने के लिए। अब देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती क्या है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है पॉजिटिव बिहेवियर के साथ स्पोर्ट्समैन के ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन पीरियड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि हमें बताती है कि कैसे डील किया जाए बिहेवियर के साथ, कि जो आपके स्पोर्ट्समैन है उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर आपका दिखाना चाहिए अपने कंपटीशन के दौरान और अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। इसी बारे में साइकोलॉजी बात करती है, पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में, इसके बारे में पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में, इसके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करती है। ठीक है, इसके दौरान ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पहले माना जाता था कि भाई ये जो है साइंस है, सोल। फिर माना गया कि ये माइंड वाइंड से रिलेटेड है। लेकिन अब कहा गया कि जो साइकोलॉजी मतलब ये जो डेफिनेशन है वो बदलती रहती है, बदलती रहती है। अब जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, जो अब माना जा रहा है कि साइकोलॉजी असलियत में है क्या, वो है स्टडी बिहेवियर की, साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की साइंस। मतलब इसमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज अ साइंस, साइंस के तौर पर इसे एक्सेप्ट किया गया है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, क्लासिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जनरलाइजेशन, काफी सारी चीजें। बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम, डीप स्टडी होती है यहाँ पर रिलेशन के बीच में माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में यहाँ पर डीप स्टडी होती है, क्योंकि बिहेवियर माइंड और बॉडी की वजह से जो बिहेवियर है,
बिना इनके थोड़े ना बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपका एटीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, आपका थिंकिंग हो गई, आपकी लर्निंग हो गई, आपके इमोशंस हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, मोटिवेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गई, मेमोरी हो गई, आपकी सेंटिमेंट्स हो गए, इमेजिनेशन हो गया, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो गया, एंड ना जाने कितने। अब डेफिनेशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की, जो कि डील करती है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ और बिहेवियर के साथ प्लेयर के ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। कुल मिलाकर बिहेवियर के बारे में जो है डील करती है किसके, स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन पीरियड के दौरान, और उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जो पर्पज है, मकसद है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, वो ये है कि समझे हम बिहेवियर को स्पोर्ट्स पर्सन के और मॉडिफाई करें उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर। जब उसके बिहेवियर को समझेंगे तभी उसे मॉडिफाई कर पाएंगे, बिना समझे उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बिहेवियर जो है वो बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट रखता है किसी भी चीज को। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस वही है जो हमने अभी सीखी है। एक तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, करेगा ही जब हम बिहेवियर को समझेंगे तभी तो मॉडिफाई करेंगे। और यदि एक बार बिहेवियर ठीक हो गया ना, तो अपने आप जो पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर, और जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती ही होती है। मोटिवेशन और फीडबैक। प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर फीडबैक जो है इनहेंस करता है परफॉर्मेंस प्लेयर। मतलब उन्हें मोटिवेशन फीडबैक भी मिलना चाहिए कि हाँ भाई आपने ऐसा किया, आप ऐसा कर सकते हो, ये फीडबैक होता है। चेक ओवर डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। नॉलेज जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प करती है टू कंट्रोल एंड चेक द डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, दस हेल्पफुल फॉर प्लेयर्स एंड कोचेस। मतलब दोनों के लिए हेल्पफुल। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट, सीखने का क्या रेट है उसे भी समझने में हेल्प करती है। मॉडिफाइंग बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। इम्प्रूव मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करती है। कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के दौरान बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यही तो साइंस है बिहेवियर की। स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करती है। गुड रिलेशनशिप को डेवलप करने में हेल्प करती है। बिल्कुल, बिहेवियर तो बहुत बड़ा रोल रखता है रिलेशनशिप में। किसी नीड्स को समझने में हेल्प करती है, बेटर सिलेक्शन में, बेटर ट्रेनिंग मेथड्स में, और इम्प्रूव करती है कोचिंग स्किल्स। ठीक है, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये तो दोनों एक ही वर्ड है, हम कहीं भी किसी को भी बता दें, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा क्या, बड़ा डिफरेंस है। समझते हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इंटरचेंज की जा सकती है, हम कर देंगे, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। ग्रोथ है क्या? द टर्म ग्रोथ implies an increase in size. ग्रोथ का मतलब है कि साइज में इंक्रीज हो जाना। जैसे कि जब बॉडी या फिर कोई भी पार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ग्रोथ, कि भाई किसी भी बॉडी पार्ट की ग्रोथ हुई है, उसका मतलब ये होता है कि वो बड़ा हो गया है और भारी हो गया है। इट इज दस वी से ग्रोथ ऑफ आर्म, ब्रेन, मसल्स या फिर बॉडी इन जनरल। ऐसे बोलते हैं किसी पार्ट जो है ग्रो हो जाता है, साइज में हैवी हो जाता है, लार्जर हो जाता है। तो ग्रोथ का मतलब ये है, जैसे हाइट बढ़ जाना, लेंथ बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, एक्सेट्रा। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट implies certain qualitative changes in character leading to maturity of improvement in functioning. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट में जो है क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं आपके कैरेक्टर में। समझ में नहीं आएगा? ये डिफरेंस जो है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में नीचे से रखते हैं, ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं, हम डिफरेंस से समझते हैं। ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल टर्म्स, फिजिकल टर्म्स में कहते हैं कि हाँ भाई इंक्रीज हो गया साइज, जबकि डेवलपमेंट implies overall changes in shape, form और structure result in improved working और functioning। मतलब कि डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं हम होलसम जो ग्रोथ हुई है पूरी बॉडी के अंदर, होलसम मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हुई है सबको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम बात करें तो हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। आई बात समझ में? यहाँ पर हम होलसम ग्रोथ की बात करते हैं, वहां पर हम एक पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। देखो दे दिया उन्होंने ग्रोथ
ग्रोथ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, और यहाँ पर डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, मतलब कि बड़ा लंबा चौड़ा मीनिंग है डेवलपमेंट का। ये ओवरऑल चेंज से आपका रेफर करता है इन द इंडिविजुअल, ठीक है। अब ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू, ग्रोथ पूरी लाइफ में चलती है लेकिन डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ग्रोथ डिस्क्राइब्स द चेंजेस which takes place in particular aspect, हाँ वो पर्टिकुलर किसी भी पार्ट के बारे में बताती है क्या चेंजेस हुए उसमें। डेवलपमेंट इंडिविजुअल के होल चेंजेस क्या है ये उसके बारे में बात करते हैं। ग्रोथ मे और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट है। एक चाइल्ड जो है बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ वेट, मतलब कि उसका वजन ज्यादा हो गया बाय बिकमिंग फैट, मोटा हो गया, बट हिज ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट, लेकिन कोई भी क्वालिटेटिव चेंज होता है। डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के। एज भी हम देखते हैं कि इसमें कुछ चिल्ड्रन के ये जो आपकी गेन नहीं करते हाइट, वेट, साइज, लेकिन एक्सपीरियंस कर लेते हैं फंक्शनल इंप्रूवमेंट या फिर डेवलपमेंट कर लेते हैं फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। मतलब कि आप हाइट वेट को मत समझना कि हाइट वेट बढ़ गई वो है डेवलपमेंट, नहीं, वो तो ग्रोथ है। डेवलपमेंट से अंदर ये सारी चीजें। लास्ट, ग्रोथ इज सेलुलर एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ग्रोथ जो सेलुलर होती है उससे डेवलप उससे आपका मेजर किया सकता है एक्यूरेटली, ठीक है, जिससे होती है। डेवलपमेंट फंक्शनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है,